अपील है कि ऐसी टकराव की स्थिति पैदा ना होने। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है, केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ करने की कोशिश की है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है? जी, मुझे इस बात का दुख होता है कि कैप्टन साहब रोज सवेरे उठ के मुझे गालियां देनी चालू करते हैं। क्या औद्योगिक घरानों के फंड के बिना चुनाव लड़ा जीता जा सकता है या नहीं? आज अगर जीतने के बाद मैं उसको फायदा पहुंचाता हूं तो परमवीर जी अपने चैनल पे प्रोग्राम कर सकते हैं, देखो भाई केजरीवाल ने इससे पैसा लिया था, अब इसको ये फायदा पहुंचा रहा है। क्या 23 फसलों की एमएसपी दी जा सकती है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक? क्या उनकी सरकारी खरीद हो सकती है? अगर हाँ तो पैसे आएंगे कहां से? आप अधिकारी रहे हो, तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, मैं उम्मीद करता हूं कि लॉजिकल आपका उत्तर आएगा। मैं अभी आपको पूरा फार्मूला दे देता हूं जी और आप केंद्र सरकार को ये फार्मूला भेज देना। मैं बिल्कुल सहमत हूं किसानों की इस निर्णय से कि उन्होंने किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को अपने मंच पे नहीं आने दिया। किसान भी बचे, मजदूर भी बचे, आड़तिया भी बचे, देश के लोगों को सस्ते दाम पे अनाज भी मिले उनकी आय के हिसाब से, क्योंकि सुधार तो करने पड़ेंगे ना। अगर वापस भी चलेगा तीनों कानूनों को रद्द कराने के बाद तो फिर भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या कोई योजना आपके मन में है? होगी जरूर, मुझे उम्मीद है। सबसे बड़ा कृषि सुधार 70 साल के आज़ाद भारत में यही होगा। तो यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली के आसपास से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, चाहे थोड़े किसान आए हैं चाहे बहुत से किसान आए हैं, क्या वो देश के पक्ष में हैं, विरोध में हैं? गंदी राजनीति के तहत किसानों को कभी खालिस्तानी बोला जाता है, कभी चाइना और पाकिस्तान का एजेंट बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है। एक बेटा देश के बॉर्डर पे है जो देश की रक्षा कर रहा है और दूसरा बेटा दिल्ली के बॉर्डर पे है जो किसानी कर रहा है। इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने पेश होना चाहिए या नहीं? उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके पहले बड़े स्ट्रॉन्ग लेख, बयान, टिप्पणियां इन तीनों कानूनों के पक्ष में आ चुकी हैं। भाषा कोई भी हो, वार्तालाप होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। प्राइम एशिया टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं परमवीर सिंह बाट एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मुद्दा वही है, खेत खलिहानों का, फसलों के दाम का, किसानी का। भाषा कोई भी हो, वार्तालाप होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। प्राइम एशिया टीवी पर आप सबका स्वागत है। मैं परमवीर सिंह बाट एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मुद्दा वही है, खेत खलिहानों का, फसलों के दाम का, किसानी का, मजदूर का। आज एक विशेष वार्तालाप होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे किया, ये सारी चीज आज उनसे वार्तालाप में देखते हैं। केजरीवाल जी, आपका स्वागत है प्राइम एशिया टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इससे पहले कि केजरीवाल जी मैं ये पूछूं आपसे कि इन 3 कानूनों में जो कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं जिनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है, कि वो उनमें गलत क्या है? सबसे बड़ी बात, क्या ये राज्यों के अधिकार में है या केंद्र के अधिकार में है? किसानों की पहली मांग ये है कि ये अधिकार के क्षेत्र के बाहर जाके काम किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल किसानों के इस विचार से सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी हैं उसके पीछे कारण क्या है, ये बताइए जी। देखिए, 2 मोटी मोटी चीजें हैं। एक है संवैधानिक और कानूनी रूप से इन कानूनों में क्या गड़बड़ियां हैं जी। लेकिन जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि पिछले 70 साल से हमारे देश के किसान का सबने मिलकर शोषण किया है, पूरी व्यवस्था ने और सभी सरकारों ने और सभी पार्टियों ने। पिछले 70 साल से हमारे किसान को झूठे वादे किए गए। किसानों को कहा गया तुम्हारे बच्चों को नौकरियां देंगे, किसी सरकार ने नौकरियां नहीं दी। किसानों को कहा गया कि तुम्हारे लोन माफ़ करेंगे, किसी सरकार ने लोन माफ़ नहीं किए। और अब ये तीनों कानून लेके आए हैं उनसे जो उनकी खेती है वो खेती छीनने के लिए। अगर ये तीनों कानून पास हो जाते हैं तो किसानों से उनकी खेती छीन के ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को दे दी जाएगी। किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा जी। परमवीर जी, आप सोच के देखिए कि ये किसान
50 से ज़्यादा दिन हो गए आज जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, इतनी ठंड के अंदर, इतनी ठंड के अंदर हम अपने घरों के अंदर रजाई में दुब के बैठे हैं, तब भी हमें इतनी ठंड लगती है। 100 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। ये इतनी ज़बरदस्त तपस्या क्यों कर रहे हैं, अपने ऊपर इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनके सर्वाइवल का इशू हो गया। अगर अब किसान घर से बाहर नहीं निकला तो किसान की खेती नहीं बचेगी, उसका कुछ भी नहीं बचेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? जी, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून आपके खिलाफ भी हैं, इस देश के हर नागरिक के खिलाफ भी हैं। ये कानून आ गए तो इतनी महंगाई होने वाली है, इतनी महंगाई होने वाली है। फर्ज करो, इस कानून के अंदर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, मेरे को कानून भी आता है और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। इस कानून के अंदर ही लिखा है कि हर साल महंगाई डबल करने की इजाजत दी जाएगी। तो फर्ज करो आज 10 रुपए किलो गेहूं है, 4 साल के अंदर ये 10 रुपए किलो गेहूं जो है ये 160 रुपए किलो हो जाएगी गेहूं 4 साल में। जी, कौन बर्दाश्त कर पाएगा जी? किसकी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, और महंगाई अगर 4-4 गुना 5-5 गुना अगर हो गई तो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे बुरी तरह से। तो ये कानून किसानों के खिलाफ भी है, ये कानून आम जनता के खिलाफ भी हैं। तो संविधान और कानून की बातें तो इस पूरे इसके अंदर छोटी पड़ जाती हैं। जी, अरविंद जी, आपने बात बिल्कुल ठीक है कि किसान चिंतित है, बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज किसानों को एक और तो अपनी फसल की लड़ाई जो लड़नी पड़ रही है, नस्लों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, साथ ही साथ उनको फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की जंग वो भी लड़नी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो काम राजनीतिक लोगों ने करना था, नेताओं ने करना था, उनसे नहीं हुआ, इस फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को बचाने का, वो भी किसानों को करना पड़ रहा है? क्या बचा रहे हैं आपके जी इसके बारे में? मेरा ये मानना है कि कोई पार्टियां और जनता अलग नहीं होती। इस कानून को जिस तरह से पास करवाया गया, आपने भी सारा नाटक देखा। राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के इस कानून को पास कर दिया। 70 साल के भारत के इतिहास में शायद ये पहला और अकेला कानून होगा जिसको बिना वोटिंग के संसद के अंदर पास कर दिया गया। राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं है। राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मेजॉरिटी लेती है। इस कानून के ऊपर उनके सहयोगी दल भी उनके खिलाफ थे। अगर राज्यसभा में वोटिंग हो जाती उस दिन, तो उस दिन यह कानून राज्यसभा से पास नहीं होना था। आपको याद हो, अगर तस्वीर है, राज्यसभा में हमारी पार्टी के संजय सिंह जी ने टेबल के ऊपर खड़े होके वहां पे नारे लगाए थे और सारी पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध किया था। बीजेपी एक तरफ थी और सारी पार्टियां दूसरी तरफ थी। बिना वोटिंग कराए राज्यसभा के अध्यक्ष ने पास 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 कह के और कानून पास कर दिया। ऐसे कानून पास होते हैं? इसका मतलब उनकी मंशा खराब थी, इसका मतलब उनकी नीयत खराब थी। उन्हें पता था कि अगर इसकी वोटिंग कराएंगे तो यह कानून पास नहीं होने वाला। तो एक तरफ जनता भी खड़ी हो चुकी है और सारे राजनीतिक दल, मुझे लगता है बीजेपी को छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं। तो सारा देश इन कानूनों की जब खिलाफत कर रहा है, तो जनतंत्र की मर्यादा ये कहती है कि केंद्र सरकार को अपनी जिद और अपना अहंकार छोड़ के इन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। जी, केजरीवाल जी, एक सवाल यह है कि केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री से लेके हर मंत्री का ये कहना है, बार बार बड़े बड़े समारोह किए जा रहे हैं कि ये कानून अच्छे हैं, नई मंडियां मिलेंगी, नए ऑप्शंस मिलेंगे, जगह जगह किसान अपनी फसल बेच सकेगा, जो किसान है और ऊपर चला जाएगा, फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लेगा, उसकी जो आय है, आमदन है, वो दुगनी हो जाएगी। आप अधिकारी रह चुके हैं, 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लोगों ने आपको वोटें डालकर चुना। क्या कमी है इन कानूनों में? अगर एक अधिकारी की हैसियत से, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से आपसे जानना चाहें कि कमी क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, तो कमियां तो गिनानी पड़ेंगी ना, अगर लॉजिक उनको देना हो। क्योंकि किसान नेताओं की बात तो वो मानते नहीं। उनका कहना है किसान नेताओं को कुछ पता ही नहीं है, वो तो किसी के कहने पर वहां आकर बैठे हैं। तो परमवीर जी, आपके प्रश्न में 3-4 प्रश्न हैं जी। सबसे पहली बात तो ये कि इन कानूनों में कमियां क्या है। इन कानूनों में इतनी सारी कमियां हैं, मैं
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जिन किसानों को और जिन किसान नेताओं को वो अनपढ़ और गंवार समझते हैं, उनके एक बारी वो भाषण सुन लें। YouTube पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे चले जाएं, और उनके जो भाषण है वो आपको संविधान भी पढ़ा देंगे, किसान नेता और हमारे किसान, और वो आपको कानून भी समझा देंगे, और वो आपको बड़ी तरीके से समझाएंगे इन कानूनों के अंदर क्या क्या कमियां, ढेर सारी कमियां हैं। किसानों की ज़मीनें चली जाएंगी, किसानों की फसलें खरीदने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, मंडी खत्म हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी इतने फेमस जर्नलिस्ट हैं, आपने इन सारे नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्होंने अपने सारे मंत्रियों को मैदान में उतार दिया कि जाके जनता को बताओ कि इसके क्या फायदे हैं। मैंने इन नेताओं के भी सबके भाषण सुने, बीजेपी के नेताओं के भी सबके भाषण सुने। इस कानून में एक फायदा अगर कोई है तो आप मेरे को बता दीजिए जी, जो इनके नेताओं ने बताया हो कि जी ये फायदा है। इस कानून को क्यों लाया जा रहा है, उससे किसानों को क्या फायदा? पूंजीपतियों को तो फायदा है, खूब फायदा है, मंडी खत्म हो जाएगी। जो किसान आज एमएसपी 1850, आपको एक एग्जांपल देता हूं, पंजाब के अंदर मंडी के अंदर एमएसपी 1850 रुपए है कनक की जी, और वही बिहार में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में मंडियां नहीं है, बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई थी। आज वहां पे 800 रुपए क्विंटल बिक रही है कनक। जहां पे मंडी नहीं है वहां पे 800 रुपए किलो भी क्विंटल बिक रही है। जहां पे आज मंडी है और एमएसपी है वहां 1850 रुपए बिक रही है। तो अगर मंडी खत्म कर दी गई तो किसान को अपनी फसल आप सोच सकते हो कितने दाम में बेचनी पड़ेगी। तो ये पूंजीपति 800 रुपए में खरीद के और आपके घर में 160 रुपए में बेचेंगे। 8 रुपए किलो खरीद के आपको 160 रुपए में देंगे। आप बताओ ये कहां गया? तो सारा पैसा तो पूंजीपतियों के पास जाएगा। तो ये केवल और केवल कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इससे देश में महंगाई भी बहुत बढ़ेगी और किसान भी बर्बाद हो जाएंगे। आपके शो में अगर अगली बार कोई बीजेपी का नेता आए तो उससे ग्रिल कर करके एक ही चीज पूछना कि मेरे को इस कानून का एक फायदा बता दो। मैंने तो कई नेताओं से पूछ लिया, प्राइवेट में भी पूछ लिया, पब्लिकली भी पूछ लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक फायदा बता दे इस कानून से, किसानों को एक फायदा अगर होता हो। वो एक भी फायदा नहीं बता पाते। वो कहते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपकी मंडी नहीं जाएगी, आपकी एमएसपी नहीं जाएगी। अरे वो तो नहीं जाएगी, वो तो है। आप ये बताओ ना इस कानून का फायदा क्या है? फायदा एक भी नहीं गिना सकते वो लोग। जी केजरीवाल जी, अगला सवाल यह है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, भारत देश का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन किसान नेताओं ने ऐलान किया हुआ है कि ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि संसार स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो सकती है, ऐसी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी को अगर किसान दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करते हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार के प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, उनमें बाधा नहीं डाली जाएगी, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे कि सरकार के कार्यक्रमों में कोई भी दिक्कत आए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि किसानों का वो प्रोग्राम संविधान के, कानून के, नियमों के दायरे में आता है या फिर किसान गलत कर रहे हैं? मेरा केंद्र सरकार से, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसी टकराव की स्थिति पैदा ना होने दें। आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है, केंद्र सरकार का अहंकार जिम्मेदार है। ऐसा क्यों है कि लाखों करोड़ों किसान और लाखों करोड़ों इस देश के लोग सड़कों के ऊपर हैं और केंद्र सरकार झुक नहीं रही है? कोई तो मजबूरी होगी केंद्र सरकार की। तो वो जो 2-4 पूंजीपति हैं जिनकी वजह से, जिनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए गए हैं, उन पूंजीपतियों के सामने केंद्र सरकार इतनी बेबस क्यों है? क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? जी अरविंद जी, अगला सवाल साथ ही साथ जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है
जो अदालत का हम सभी सम्मान करते हैं, किसानों ने कहा है कि कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे। हमें कमेटी के सामने पेश होने की जगह सरकार ने कानून बनाए हैं, सरकार उनको रद्द करे, हम मंत्रियों से बात करेंगे। अब इस मामले में बहुत से लोग जो पहले ही किसानों के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया है। किसान तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, किसान तो सरकार की भी नहीं मानते, 8-8, 10-10 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मंत्रियों की भी नहीं मानते। तो इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसके सामने पेश होना चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई कारण वो क्या हो सकता है, और दुष्प्रचार जो किया जा रहा है उसका सामना कैसे किया जाए? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का हम पूरा आदर करते हैं। पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदर के साथ और पूरे सविनय मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके पहले बड़े स्ट्रांग लेख, बयान, टिप्पणियां इन तीनों कानूनों के पक्ष में आ चुके हैं। तो ये सदस्य निष्पक्ष नहीं है। इस कमेटी की निष्पक्षता के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। दूसरी चीज, किसानों की मांग क्या है कि तीनों कानून रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट तीनों कानून रद्द नहीं कर सकता। कानून रद्द करने का और कानून बनाने का काम केवल संसद करती है, केंद्र सरकार करती है। तो किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है। तो किसान सही बोल रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार या तो ऑर्डिनेंस लाके और या संसद का विशेष सत्र बुला के इन तीनों कानूनों को रद्द करें। जी अरविंद जी, अगला सवाल जी है, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इस बार किसानों ने एक नई तरह का आंदोलन चलाया। राजनीतिक लोगों को वो अपनी स्टेज पर नहीं आने देते, वो आंदोलन में नहीं आने देते। इसका सीधा सीधा क्या अर्थ ये लिया जाए कि देश की आज़ादी के बाद जो राजनीतिक लोग हैं वो लोगों की आशाओं के ऊपर पूरा नहीं उतर पाए? क्या लोगों का विश्वास अब राजनीतिक लोगों से, सियासी पार्टियों से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से उठता जा रहा है? अगर ये सब कुछ है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? क्या जर्जर होता जा रहा है सारा कुछ? उसके बारे में बताइए जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सहमत हूं किसानों की इस निर्णय से कि उन्होंने किसी भी नेता को और किसी भी पार्टी को अपने मंच पे नहीं आने दिया। परमवीर जी, याद कीजिए 4 अप्रैल 2011 को मैं भी अन्ना हजारे जी के साथ जंतर मंतर पे इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जंतर मंतर पे बैठा था। 16 अगस्त 2011 को हम रामलीला मैदान में बैठे थे। हमने भी एक भी नेता और एक भी पार्टी को अपने मंच पे नहीं आने दिया था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश के लोग पार्टियों से और नेताओं से तंग आ चुके हैं। आज हमारा देश बहुत महान है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे देश को भगवान ने सब कुछ दिया है, पहाड़ दिए हैं, नदियां दिए हैं, सारे खनिज पदार्थ दिए हैं, सब कुछ दिया है। हमारे देश के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं। हमारे देश के लोगों को इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने कबाड़ा कर दिया। हमारे देश का लोग हमारी पार्टियों और नेताओं से तंग आ चुके हैं, ऊब चुके हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में हमने करके दिखा दिया। 5 साल में जब से हमारी सरकार आई है, हमने दिल्ली के स्कूल बदल दिए, अस्पताल बदल दिए, बिजली ठीक कर दिया, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी। अगर हमारी पार्टी 5 साल के अंदर दिल्ली में ये कर सकती है तो 70 साल में बाकी देश के अंदर बाकी पार्टियों की सरकारों ने क्यों नहीं किया? तो बिल्कुल सही कर रहे हैं किसान। 70 साल में किसानों की जो दुर्दशा इस देश के अंदर हुई है, मुझे नहीं लगता किसी भी देश के अंदर हुई है। मैं बहुत खुश हूं कि इतना बड़ा किसानों का आंदोलन खड़ा हुआ है और मेरी दिल से ये तमन्ना है कि इस आंदोलन के बाद उनकी मूल चूल किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकलेगा। जी केजरीवाल जी, अब सवाल है, आप राजनीतिक नेता हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा बिखरा सवाल लगे, हो सकता है थोड़ा सा कड़वा सवाल लगे। आपकी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है, दिल्ली में आप चुनाव लड़के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड गए थे, वहां भी ऐलान हो चुका है। यूपी में भी राजनीतिक सरगर्मियां आम आदमी पार्टी की बढ़ गई हैं और बहुत से प्रांतों में आपकी पार्टी आगे जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर
आम आदमी पार्टी की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में आपका जो चुनाव घोषणा पत्र था उसमें एक बात कही गई थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि फसलों के दाम ज्यादा दिए जाएंगे। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी का विस्तार हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा सवाल है, किसान 23 फसलों का एमएसपी मांगते हैं, उनकी सरकारी खरीद की गारंटी मांगते हैं। केंद्र की सरकार कह रही है कि इतने पैसे होते नहीं है बजट में, तो इतनी फसलों को पूरे देश में कैसे खरीदा जा सकेगा? अगर आपकी पार्टी पूरे देश में बढ़ने जा रही है तो क्या 23 फसलों की एमएसपी दी जा सकती है स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक? क्या उनकी सरकारी खरीद हो सकती है? अगर हां तो पैसे आएंगे कहां से? आप अधिकारी रहे हो, तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, मैं उम्मीद करता हूं कि लॉजिकल आपका उत्तर आएगा। मैं अभी आपको पूरा फॉर्मूला दे देता हूं जी और आप केंद्र सरकार को यह फॉर्मूला भेज देना। जी। मैंने अखबार में पढ़ा था कि जब किसान मंत्रियों से मिलने के लिए गए तो शायद मंत्रियों ने यह कहा कि सारी 23 फसलों के खरीदने के 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जी यही है ना? जी यही। वो कह रहे हैं जी 17 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? अब इसमें मेरे 2-3 पॉइंट हैं। ये 17 लाख करोड़ रुपए कोई खर्च नहीं हो रहा। ये 17 लाख करोड़ रुपए फ्री में नहीं मांग रहे किसान, किसान बदले में फसल दे रहे हैं अपनी। तो जब केंद्र सरकार 17 लाख करोड़ रुपए में फसल खरीदेगी तो सरकार उस फसल को बेचेगी भी। भाई इस देश में लोग आटा तो खरीदेंगे, गेहूं तो खरीदेंगे, चावल तो खरीदेंगे, बेचेगी भी। तो जब बेचेगी तो 17 लाख करोड़ के एवज में कुछ साल ऐसे होंगे जब केंद्र सरकार को 18 लाख करोड़ भी मिल सकते हैं, 19 लाख करोड़ भी मिल सकते हैं। हो सकता है सरकार को फायदा हो जाए, हो सकता है नुकसान भी हो जाए जी। 17 लाख करोड़ की बजाय उसको शायद 16 लाख करोड़ मिल जाए, 15 लाख करोड़ मिल जाए, 16.5 लाख करोड़ भी मिल जाए। तो कुछ सालों में केंद्र सरकार को नुकसान होगा, कुछ सालों में केंद्र सरकार को फायदा होगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल में 7 साल में मुनाफा और फायदा जो है केंद्र सरकार का सेटल हो जाएगा और किसानों को अच्छे दाम मिल जाएंगे। लेकिन मेरी एक और, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? जी आ गया। जी किया आ गया। जा सकता है जी ये किया जा सकता है। मेरा केंद्र सरकार से ये कहना है कि आंकड़े दिखाते हैं कि केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपए के इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के बैंक लोन माफ कर दिए। तो पूंजीपतियों के लिए तो तुम्हारे दिल में बड़ा दर्द है, किसानों के लिए दर्द नहीं है। तो अगर पूंजीपतियों के 8 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हो तो किसानों को एमएसपी भी दे सकते हो। नीयत की बात है कि आपकी नीयत किसकी तरफ है। जी केजरीवाल जी, आपने फार्मूला समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास भी पहुंच जाऊंगा, और अगर कभी आपको मौका मिला, आपकी पार्टी को मौका मिला, तो हम उम्मीद करते हैं कि बात जमीनी स्तर पर फिर लागू हो। उम्मीद करते हैं हम लोग। और अगला सवाल है मेरा केजरीवाल जी, अगला सवाल यह है, हो सकता है कि यह सवाल भी थोड़ा सा अटपटा लगे, समय से पहले लगे। अगर कानून रद्द हो जाते हैं, अगर किसानों की मांगे मान ली जाती हैं, मैं पंजाब से हूं, खेतों से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं ये जानता हूं कि अगर तीनों कानून रद्द भी हो गए, पुराना मंडी सिस्टम रह भी गया, पंजाब में किसान खुदकुशी करते थे, कर्ज चढ़ा हुआ था, हमारा जमीन के निचले स्तर वाला पानी और नीचे जा रहा था, पर्यावरण खराब हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो सिस्टम भी ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार और आपके पास बहुत से विद्वान लोग हैं, क्या कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसी योजना है कि हमारा जो कृषि सुधार का कार्यक्रम है, किसान भी बचे, मजदूर भी बचे, आड़तिया भी बचे, देश के लोगों को सस्ते दाम पे अनाज भी मिले उनकी आय के हिसाब से? क्योंकि सुधार तो करने पड़ेंगे ना। अगर वापस भी चले गया तीनों कानूनों को रद्द कराने के बाद, तो फिर भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या कोई योजना आपके मन में है? होगी जरूर, मुझे उम्मीद है। किसानों ने आपको योजना बता दी। किसानों की एक डिमांड नहीं है, किसानों की 2 डिमांड है। पहली डिमांड है कि तीनों कानून रद्द करो, और दूसरी डिमांड है कि एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आओ कि सारी फसलें 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी।
सबसे बड़ा कृषि सुधार 70 साल के आज़ाद भारत में यही होगा। ये अगर एक कानून पास हो जाता है कि एमएसपी पे फसल खरीदी जाएंगी और एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 50% प्रॉफिट देके तय किया जाएगा, परमवीर जी, मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का हल यहां से निकलेगा जी। किसानों को अगर अपनी फसल के और अपनी मेहनत के पूरे दाम मिलने लगेंगे तो किसानों को लोन नहीं लेना पड़ेगा, किसान खुदकुशी करना, और भी बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको, मेरा दो चीजें हैं, एक तो ये कि एमएसपी की गारंटी का कानून आए, और दूसरा स्वामीनाथन साहब ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसमें बहुत सारे और रिफॉर्म दिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि उस स्वामीनाथन रिपोर्ट को किसान लेके घूम रहा है, सरकारी रिपोर्ट को किसान लेके घूम रहा है, जी इसको लागू करो जी। तो अगर उसको लागू कर दिया जाए, मुझे लगता है कि किसानों के बहुत सारे समस्याओं का समाधान निकलेगा। लेकिन मैं सबसे ज्यादा उम्मीद मैं एमएसपी के गारंटी के कानून से रखता हूं। जी अरविंद केजरीवाल जी, सवाल यह है कि जो लोग, जो किसान, जो मजदूर, जो छोटा दुकानदार, जो छोटा व्यापारी दिल्ली के पास आके बैठा है, 50 दिन से ऊपर हो गए, बहुत सी अर्थियां उठी हैं, लोग अपने पांव पे चल के आए थे, डिब्बों में बंद होके गए, घर पे आंसू नहीं रुकते परिवार के मेंबरों के, सदस्यों के, बहुत अजीबोगरीब इस समय माहौल बना हुआ है। सवाल यह है कि फिर भी किसान शांति से बैठे हैं, वहां पर पास वाली झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, उनको भी लंगर के लिए न्योता देते हैं, शायद कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जो कानून और संविधान के खिलाफ हो। फिर भी बहुत बार सोशल मीडिया पर या ऐसे कई नेताओं के भी बयान हैं जो देश विरोधी हैं, ये राजनीतिक लोगों ने यहां पर भेजे हैं, ये फलां देश के कहने पर यहां आए हैं, इनको तो बाहर से गलत सपोर्ट मिलती है। आपको क्या लगता है, जो यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली के आसपास से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, चाहे थोड़े किसान आए हैं चाहे बहुत से किसान आए हैं, क्या वो देश के पक्ष में हैं, विरोध में हैं? क्या ऐसे इल्जाम उन पर लगाकर उनको ठेस नहीं पहुंचाई जा रही? आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। बड़े दुख की बात है कि गंदी राजनीति के तहत किसानों को कभी खालिस्तानी बोला जाता है, कभी चाइना और पाकिस्तान का एजेंट बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है। परमवीर जी, आप जानते होंगे पंजाब में कितने परिवार हैं, एक ही परिवार के दो बेटे हैं, एक बेटा देश के बॉर्डर पे है जो देश की रक्षा कर रहा है, और दूसरा बेटा दिल्ली के बॉर्डर पे है जो किसानी कर रहा है। एक बेटा किसान है, दूसरा बेटा जवान है। एक ही परिवार में सैनिक भी हैं और एक ही परिवार में किसान भी हैं। आप सोचो, जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक खड़ा है, जब वो देखता है टीवी के अंदर कि इस देश के नेता, इस देश की पार्टियां, मेरे पिताजी और मेरा भाई दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हैं उनको देशद्रोही बोल रहे हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो ये बहुत गंदी राजनीति चल रही है। ये चाहे कांग्रेस की पहले सरकार थी, जब हमारा अन्ना आंदोलन था, हमें भी तरह तरह की गालियां दी गई। अब बीजेपी की सरकार है, वो इन किसानों को गालियां दे रही है। सरकार किसी भी की हो, तरीके उनके सेम होते हैं कि जो आंदोलन है, आंदोलन करने वालों को बदनाम कर दो। मेरे को बड़ी खुशी है कि इनकी सारी गंदी स्ट्रैटेजीज अभी तक सारी नाकाम रही हैं जी। इन्होंने बड़ी कोशिश की इनको खालिस्तानी बोलने की, इनको आतंकवादी बोलने की, इनको देशद्रोही बोलने की, लेकिन देश का आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। और जो बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा किया था, गालियां दी थी किसानों को, आम आदमी पार्टी ने किसानों की मदद करके उन सबके खिलाफ पंजाब के अलग अलग कोर्ट के अंदर मानहानि के केस किए हैं। और मैं समझता हूं कि इन नेताओं को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा देगा इस देश के किसानों को बदनाम करने के लिए। जी केजरीवाल जी, मैं दो सवाल इकट्ठे पूछ रहा हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे आपको दिल्ली के लोगों ने वोट दिया, आपके ऊपर विश्वास किया, आपको मुख्यमंत्री चुना, बिल्कुल वैसे ही पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को वोट दिया, उनको चुना। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है, बार बार कहना है कि आप भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए
खेती कानूनों के ऊपर बोलते हो, आपकी सहानुभूति किसानों के साथ नहीं है। एक तो मैं इसका उत्तर चाहता हूं। दूसरी बात, दिल्ली के पास बैठे हैं किसान, पंजाब से, हरियाणा से लोग गांव से रस्ते इकट्ठी करके ला रहे हैं, लंगर का प्रबंध कर रहे हैं, टेंट भेज रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकता है कि सरकारी खजाने से आप कुछ ना कर पाओ, कुछ नियम हो सकते हैं, अगर कुछ इधर से दिल्ली सरकार ने किया है वो भी बता दें। फिर 70 सीटें दिल्ली की हैं, आपके इंचार्ज होंगे, एमएलए होंगे, 90 सीटें हरियाणा की हैं, 117 पंजाब की हैं, 250 से ऊपर बनती हैं, आपके इंचार्ज होंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ करने की कोशिश की है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है? जी, आपके दो प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख होता है कि कैप्टन साहब रोज सवेरे उठ के मुझे गालियां देनी चालू करते हैं। मैं कैप्टन साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि ये कानून मैंने पास नहीं किए, ये कानून केंद्र सरकार में बैठे आपके दोस्तों ने पास किए हैं। वो अपनी गलती और अपनी कमी को छुपाने के लिए रोज बंदूक मेरे ऊपर तान देते हैं कैप्टन साहब। परमवीर जी, आप भी जानते होंगे कि इस कानून को बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी पिछले साल, पता होगा आपको? जी जी। उस कमेटी ने ये कानून ड्राफ्ट किया था। 4 या 5 मुख्यमंत्री उसके सदस्य थे, नीति आयोग के कुछ मेंबर उसके सदस्य थे। उस कमेटी की पिछले साल 2019 में, 2020 में नहीं, 2019 में अगस्त और सितंबर में उस कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए गए थे। कैप्टन साहब के मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल उस मीटिंग में गए थे, जिस मीटिंग में ये तीनों कानून ड्राफ्ट करके पास किए गए थे। परमवीर जी, आप सोच के देखो कि मनप्रीत बादल ने वापस आके अपने मुख्यमंत्री को तो बताया होगा भाई ये तीनों कानून पास हो गए। उस टाइम कैप्टन साहब ने इस देश की जनता को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही है? उस टाइम कैप्टन साहब ने मीटिंग के अंदर उन तीनों कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? विरोध नहीं किया उन्होंने। अगर विरोध किया होता मिनट्स के अंदर होता कि पंजाब इसके साथ नहीं है। उस वक्त ये तीनों कानून ड्राफ्ट करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, उन्होंने भी ये कानून ड्राफ्ट किए। और अब जब सारे देश खड़ा हो गया इसके खिलाफ, तो वो इनकी खिलाफत करने का नाटक कर रहे हैं। और जब इस देश का किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा है दिल्ली के, कैप्टन अमरिंदर अमित शाह से मिलने क्यों जाते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये इस देश के लोग पूछ रहे हैं, पंजाब की जनता पूछ रही है कि आप अमित शाह से मिलने किस लिए गए थे? अमित शाह से क्या सेटिंग करने गए थे? क्योंकि आपके बेटे के केस ईडी में फंसे हुए हैं, उसकी कुछ डील करने के लिए गए थे? और परमवीर जी, आप ये बताइए कि कैप्टन साहब दिल्ली आते हैं, अमित शाह जी से मिलके चले जाते हैं, बॉर्डर पे उनके अपने पंजाब के किसान बैठे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि गाड़ी को घुमा के एक बारी थोड़ी देर के लिए बॉर्डर भी चले जाते? मैं तो 2 बार बॉर्डर होके आया हूं, वो बॉर्डर भी जा सकते थे। तो उनकी सारा मेरे ऊपर उन्होंने तानी हुई है अपनी बंदूक, वो जनता समझ रही है, मेरे को कहने की मैं बोलना नहीं चाहता ये सब। दूसरी चीज, जब किसान दिल्ली आ रहे थे, रास्ते में थे, केंद्र सरकार ने एक स्कीम बनाई, एक पूरा षड्यंत्र रचा कि इन किसानों को दिल्ली में कैसे रोका जाए। तो दिल्ली में 9 बड़े बड़े स्टेडियम आइडेंटिफाई किए गए और केंद्र सरकार ने प्लान किया कि जैसे ही किसान यहां आएंगे हम उनको गिरफ्तार करके 9 स्टेडियम में गिरफ्तार कर लेंगे। तो केंद्र सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि 9 स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली सरकार इजाजत दे। मेरे पास खूब फोन आए, मेरे पे बहुत प्रेशर डाला गया, लेकिन मैं नहीं झुका। उस वजह से केंद्र सरकार इतनी नाराज हुई मेरे से, इतनी नाराज हुई, लेकिन मैं किसानों के साथ खड़ा था। हमने केंद्र सरकार को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी और आज किसान अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं वहां पे। उसके बाद मैंने अपनी सारी पार्टी वालों को बोला और सबको बोला कि बॉर्डर पे जाओ और किसानों की सेवा करो। कोई आम आदमी पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाएगा, कोई झंडा नहीं उठा के जाएगा। तब से लेके आज तक हमारे सारे एमएलए, सारे कार्यकर्ता वहां पे
सब तरह का हमारी सरकार की तरफ से वहाँ टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है, वहाँ जल बोर्ड की तरफ, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का इंतजाम किया गया है, वहाँ खाने पीने का, और अभी वाईफाई का भी कुछ किसानों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि वहाँ पे अपने पिंड में वापस बात करने में उनको तकलीफ होती है, सिग्नल कमज़ोर है। हमने फ्री वाईफाई का भी इंतजाम किया है। जो भी बन पड़ेगा हम किसानों के साथ खड़े हैं, अंतिम सांस तक किसानों के साथ खड़े हैं। जी अरविंद केजरीवाल जी, बहुत से सवाल थे जो आपसे करने थे, राजनीतिक सवाल कोई नहीं करना था। आपको अच्छा लगा तो फिर दोबारा कभी आप समय ज़रूर देंगे, पंजाब विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। लेकिन आखिरी सवाल जाते जाते, औद्योगिक घरानों की बात होती है कि उनके पास देश को धरा जा रहा है, उनकी झोली में डाला जा रहा है। आपने बहुत से चुनाव लड़े, लोकसभा के, विधानसभा के, अलग अलग प्रांतों के, रैलियां भी करनी पड़ती हैं, रोड शो भी करने पड़ते हैं, पोस्टर भी छपवाने पड़ते हैं। क्या भारत में बिना औद्योगिक घरानों के फंड के चुनाव लड़ा जा सकता है? अगर सारे देश में चुनाव लड़ना हो सकता है आम आदमी पार्टी को भी ज़रूरत पड़े फंड की, फिर सरकार बना के उनके पास भी जाना पड़े, उनके कुछ काम भी करने पड़े। सवाल यही है कि पार्टी कोई भी हो, क्या औद्योगिक घरानों के फंड के बिना चुनाव लड़ा जीता जा सकता है या नहीं? आपकी जो फंडिंग है वो पारदर्शी होनी चाहिए। आपने किससे पैसे लिए, कितने पैसे लिए, ये पारदर्शी होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी ने शुरू से किया है। हमारी पार्टी पारदर्शिता और ईमानदारी के नाम पे बनी थी और आज भी उन्हीं असूलों के ऊपर चल रही है। हमने दिल्ली का चुनाव बहुत ही कम पैसों में लड़ा था और सारा पैसे का डिटेल हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया था। तो जिस से चंदा लिया था सारा वेबसाइट पे था जी। आज अगर जीतने के बाद मैं उसको फायदा पहुंचाता हूं तो परमवीर जी अपने चैनल पे प्रोग्राम कर सकते हैं, देखो भाई केजरीवाल ने इससे पैसा लिया था, अब इसको ये फायदा पहुंचा रहा है। अगर पारदर्शी फंड होता है तो चाहे कॉरपोरेट घराने से लिया जाए, चाहे इंडिविजुअल से लिया जाए, चाहे किसी से लिया जाए, कोई 10 रुपए दे या कोई 10 करोड़ रुपए दे, अगर जनता के सामने सब कुछ है तो फिर उसमें दिक्कत ये होती है कि ये एक तरह से गलत फायदा पहुंचाते हैं कॉरपोरेट घरानों को और उनसे कैश में पैसा लेते हैं, जो कि किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसको पैसा दिया, या विदेशों में स्विस बैंकों में पैसा लेते हैं। दिक्कत वहां होती है। अगर पारदर्शी तरीके से पैसा लिया है, नेचुरली चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है। एक तो पैसा इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में चुनावों को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी सिंपल तरीके से बहुत कम पैसों में चुनाव लड़ती है। अगर जनता आपके साथ है तो जनता आपको पैसा भी देती है, जनता आपको वोट भी देती है। जी केजरीवाल जी, आप जुड़े, आपने समय निकाला और किसान संघर्ष कर रहे हैं, आपने मेरी हिंदी से संघर्ष किया। दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। सो ये थे दिल्ली